बहू माफी मांगने से तुम कोई छोटी तो नहीं हो जाओगी, उल्टे रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। समझा करो बात को। एक औरत को इतनी भी स्वाभिमान की बिगुल नहीं बजानी चाहिए, सास अपनी बहू रजनी को समझाते हुए बोली। मम्मी जी मैं गलत नहीं हूँ। आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है। आखिर कब तक सबको खुश रखने के लिए बिना गलतियों की माफी मांगती रहूंगी, रजनी ने कहा। बहू, अब तुम तो अपनी जेठानी का स्वभाव तो जानती ही हो। बड़ी बहू को अपने अमीर मायके का घमंड भी है, और फिर उसका पति भी ज्यादा ही कमाता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती है। पर वो दिल की बुरी नहीं है, सास जेठानी की तरफदारी करते हुए बोली। चाहे जहां चाहे मेरी इज्जत उतार देंगी, और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं झुकूंगी नहीं, कहकर रजनी अंदर कमरे में जाने लगी। भाभी भगवान के लिए आप तो समझो, बड़ी भाभी सिर्फ जबान की तेज है, पर दिल की बुरी नहीं है। देखो कितनी आराम से उन्होंने परिवार को संभाल रखा है। माँ की सेवा करती है, सारे खर्चे करती है, यहाँ तक कि आप लोगों की मदद भी कर देती है। ऐसे इंसान के लिए थोड़ा झुकने में क्या हर्ज है, नंद ने भी कहा। दीदी सबसे ज्यादा घाव तो जबान ही देती है। वो तो भाभी जी के कभी कंट्रोल में रही नहीं, जो मुंह पर आता है वही बोल देती है। उनके अच्छे दिल को संभाल कर मैं क्या करूंगी, और वो क्या सेवा करती है वो आप ही अच्छे से जानती हो। सिर्फ पैसे दे देने से ही सेवा नहीं हो जाती, रजनी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। अब तो समीर भैया ही इन्हें समझा सकते हैं मम्मी। शायद इस बार भाभी झुकने को तैयार नहीं है। अरे परिवार को एक रखने के लिए थोड़ा तो झुकना ही पड़ता है ना। हम भी तो झुकते हैं। बड़ी बहू क्या हमें नहीं सुनाती, सास ने कहा। जानकी जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू मालती का मायका अमीर था, वही छोटी बहू रजनी का मायका मध्यवर्गीय। इस बात का मालती को हमेशा गुरूर रहा था। ऊपर से पति भी अच्छा कमाता था, जबकि रजनी का पति समीर इतना नहीं कमा पाता था। समीर एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था, मुश्किल से महीने के 25,000 रुपए कमाता था। 9 से 5 वहां नौकरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई की दुकान पर मदद कर दिया करता था, जबकि बड़े भाई मनीष की कपड़ों की दुकान थी जो अच्छी चलती थी। शाम को 5 बजे के बाद दुकान में काफी भीड़ रहती थी। समीर के कारण भी मनीष को काफी मदद हो जाती थी। इस कारण मनीष समीर को हर महीने कुछ ना कुछ पैसे दे दिया करता था। लेकिन समीर पैसे लेने की जगह मनीष को उसे और पैसे मिलाकर घर खर्चे में ही दे देता था। इसलिए जब घर खर्चे में सारे पैसे मनीष निकाल कर देता तो सबको यही लगता कि समीर और रजनी का खर्चा भी मनीष ही उठा रहा है, और इस कारण मालती को बोलने का मौका मिल जाता। पर वो मनीष के सामने कुछ नहीं कहती थी। इस कारण से मनीष और समीर को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। रजनी भी समीर से ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप रोकर रह जाती थी। आज भी बात कुछ नहीं थी। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे। ऊपर से इस बार सत्यनारायण की पूजा और नंद का अपने बच्चों के साथ आगमन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि राशन का सामान खत्म हो गया था। अब सामान हमेशा मालती ही मंगाती थी, इसलिए रजनी ने मालती से जाकर कहा, भाभी जी रसोई में राशन का सामान खत्म हो गया है तो आप राशन का सामान मंगा दीजिए, ताकि मैं खाना बना दूं। अरे इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया? अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ, मालती ने उल्टा सवाल कर दिया। भाभी इस बार सत्यनारायण की पूजा हुई थी, फिर मैं भी मेरे बच्चों के साथ आई हुई हूँ तो राशन तो उठेगा ही ना, नंद ने कहा। उस वक्त तो मालती ने कुछ नहीं कहा और राशन मंगा लिया। लेकिन राशन आने के बाद उसे रसोई में रजनी के पास ले जाकर रखते हुए बोली, अब कम से कम ध्यान से इस्तेमाल करना, मुफ्त में नहीं आता है ये सामान। एक तो पैसे कोई देता नहीं है, सबको मुफ्त में खाने की आदत पड़ी हुई है, ऊपर से सामान भी। सुनकर रजनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उसी समय पलट कर कहा, ऊपर से सामान भी क्या भाभी जी? आप कहना क्या चाहती है खुलकर कहिए। मैं अकेले तो नहीं खाती हूँ ना घर में। देखो रजनी, मेरा मुंह मत खुलवाओ। आखिर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। नहीं भाभी जी खुलकर कहिए, क्या बर्दाश्त कर रही है आप? जरा मैं भी तो जानूं। यही कि राशन का सामान इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है? गरीब घर की हो ना, कहीं हमसे छुपा छुपा कर अपने मायके तो नहीं भेज रही हो? बस भाभी जी, कुछ भी कहे जा रही है आप। जो मुंह में आ रहा है बस बोलने से मतलब रहता है आपको। आपका
मायका अमीर है तो अपने घर में है, खबरदार जो मेरे मायके के लिए कुछ भी कहा तो। बस इसी बात का मालती ने बतंगड़ बना दिया। लेकिन इस बार रजनी झुकने को तैयार नहीं थी, वो भी बराबर जवाब दे रही थी। इसलिए मालती मुंह फुलाकर अपने कमरे में जाकर इस जिद के साथ बैठ गई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, रजनी को उसके पैर छूकर माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो वो अलग हो जाएगी। मालती तो मानने वाली नहीं थी, इसलिए सास और नंद रजनी को माफी मांगने के लिए कह रही थी। शाम को जब मनीष और समीर घर आए तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा था। जब उन्होंने पूछा तो मालती रोते हुए अपने कमरे से आए और आधी अधूरी बातें कह सुनाई। सुनकर दोनों ही सकते में आ गए। तब समीर ने रजनी को बाहर बुलाया और उससे पूछा, रजनी क्या बात है, तुमने आज भाभी को पलटकर जवाब दिया? क्यों, भाभी जी ने आपको बताया कि मैंने पलटकर जवाब दिया? पर क्यों दिया ये नहीं बताया? रजनी भाभी हमसे बड़ी है, अगर वो कुछ कह देती है तो दिल पर मत लिया करो। क्यों दिल पर न लूं? आपकी भाभी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि मैं यहाँ से सामान चुरा कर अपने मायके भेज देती हूँ। आपकी भाभी का मायका अमीर है तो क्या, मेरे मायके वालों की भी इज्जत है। ऊपर से हमेशा ये एहसान जताया जाता है हमारा सारा खर्चा भी यही उठा रहे हैं। हाँ तो गलत क्या कहा मैंने? तुम्हारा और तुम्हारे पति का सारा खर्चा हम उठाते हैं। कभी देखा भी है समीर को घर में पैसे देते हुए? मालती बीच में ही तुनकते हुए बोली, एक मिनट, तुम किस गलतफहमी में हो? और तुमको किसने कह दिया कि सारा खर्चा मैं अकेला उठाता हूँ? अचानक मनीष ने बीच में ही कहा, घर का खर्चा मैं और समीर दोनों मिलकर उठाते हैं। वो दुकान पर ही मुझे पैसे दे देता है और फिर मैं वो पैसे लाकर तुमको देता हूँ। तो तुम्हें ये गलतफहमी हो गई कि सारा खर्च मैं उठा रहा हूँ। और दूसरी बात, रजनी तुमसे माफी क्यों मांगेगी? तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो और फिर मुंह फुला कर भी तुम ही बैठ रही हो। माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। आखिर मनीष की बात सुनकर मालती की बोलती बंद हो गई, पर वो इतनी आसानी से माफी मांग ले ऐसी तो नहीं थी, इसलिए मुंह फुलाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन इस बार रजनी भी झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसने तय कर लिया था कि मालती को सबक सिखा कर रहेगी। उसने साफ साफ समीर से बोल दिया, समीर मुझे कुछ नहीं पता, हम दोनों इस घर की बहू हैं, तो दोनों के हक और फर्ज बराबर के होने चाहिए, ना कि एक महारानी बनकर बैठी रहे और अपने अमीर मायके का रोब दिखाती रहे और दूसरी दिन भर घर में सारे काम भी करती रहे, घर खर्चे में भी बराबर का योगदान दे और उसके बाद भी उसकी जली कटी बातें सुनकर उससे दब कर रहे। अब आगे ये सब कुछ नहीं चलने वाला। कोई मायके से चाहे कितना भी अमीर हो, ससुराल में बराबरी का हक ही होता है। तो आज से मैं अकेले इस घर के सारे काम करने वाली नहीं, सारे काम दोनों बहुओं में बराबर बराबर बटेंगे, नहीं तो ये घर बराबर बराबर बटेगा। माँ पिताजी की जिम्मेदारी मैं हर हाल में उठाने को तैयार हूँ, लेकिन और किसी की नहीं। अगर साथ में रहना है तो हर काम में बराबर का हाथ बटाना पड़ेगा और अपनी जुबान काबू में रखनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे आज का आज अलग होना है और यह मेरा आखिरी फैसला है। अब मनीष भैया और मालती भाभी भी अपना फैसला सुना दे, ताकि हम लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी कर ले, और अगर उधर से कोई जवाब नहीं आता है तो कल से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ और अपने परिवार का खर्चा और राशन पानी मैं खुद देख लूंगी। मालती अपने गुमान में बैठी हुई थी और सोच रही थी कोई क्या ही कर लेगा, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, मैं किसी और की कुछ चलने ही नहीं दूंगी। लेकिन इस बार रजनी ने पूरे घर में तहलका मचा दिया और साफ साफ बोल दिया, या तो ऊपर वाला फ्लो किराएदारों से खाली करवा कर हमें वहां शिफ्ट करो, या तो हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और अगर साथ में रहना है तो मम्मी जी पापा जी आप अपनी बड़ी बहू को काबू में रखो। सास ससुर को बहुत अच्छे से पता था कि बड़ी बहू मालती किसी भी कीमत पर झुकने वाली नहीं, और अगर रजनी और समीर उस घर से चले गए तो उन्हें एक कप चाय मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो रजनी सास ससुर की सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती, और अगर वह लोग चले जाएंगे तो उन्हें जरूर अपने साथ चलने के लिए कहेंगे। लेकिन ये सास ससुर का खुद का बनाया हुआ घर है, वह अपना घर छोड़कर क्यों जाएंगे? और उम्र के इस पड़ाव में खुद से रसोई घर संभालना रजनी के सास के बस की बात नहीं थी, और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि मालती को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह अड़ियल की तरह इस घर में रहेगी और कोई काम भी नहीं करेगी और सास के ऊपर सारा काम आ जाएगा। इसलिए सासू माँ ने रजनी से बोल, बेटा कुछ दिन सब्र कर ले,
मेरी बात मानकर, क्योंकि किराएदारों को एकाएक बोलकर मकान खाली नहीं करवाया जा सकता। मैं उन्हें आज बोल देती हूँ कि महीने भर के अंदर मकान खाली कर दें। महीने भर तू जैसे तैसे गुजार ले, फिर तू ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाना। तू इस घर की बहू है और तेरा बराबर का हक है। मैं भी समझ रही हूँ कि बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करने वाला है, इसलिए अब मैं बड़ी बहू की गलत कामों में उसका बिल्कुल साथ नहीं देने वाली। हम दोनों को तुम्हारी जरूरत है। हमारे जीते जी हमारे किसी बच्चे को ये घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। आज से मैं बंटवारा करती हूँ। ऊपर का फ्लो तुम्हारा रहेगा और नीचे का फ्लो मनीष और मालती का। और हमारा कमरा क्योंकि नीचे ही है, तो जब तक हम जीवित है, अब अपने कमरे में ही रहेंगे और हम अपना कमरा किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले। जिसे जो सोचना है सोचे। रजनी को जब सासू माँ ने आश्वस्त कर दिया तो वह 1 महीने के लिए रुकने को तैयार हो गई, लेकिन इस शर्त पर कि 1 महीना में वह मालती और उसके परिवार के लिए कोई काम नहीं करने वाली। रजनी रसोई में काम करती थी, लेकिन खाना सिर्फ अपने परिवार और सास ससुर के लिए बनाती थी। 1-2 दिन तो मालती ने अपने परिवार के लिए खाना बनाया। उसके बाद उसे समझ में आ चुका था कि उसकी अकड़ ने उसे बुरी तरह से फंसा दिया है, क्योंकि उसके बस का था ही नहीं कुछ काम कर पाना। रजनी अब चुन चुनकर सिर्फ अपने परिवार से संबंधित काम करती थी। ये तो उसका बड़प्पन था कि सास ससुर की सारी जिम्मेदारी उसने अभी भी ले रखी थी, नहीं तो मालती की औकात पता चल जाती। 1 महीने बाद किराएदार ने मकान खाली कर दिया और रजनी अपने परिवार के साथ ऊपर के फ्लोर पर शिफ्ट हो गई। दोनों भाइयों को पता था कि गलती किसकी है, इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला और उनका आपस में पहले जैसा ही व्यवहार बना रहा, पर देवरानी जेठानी की बोलचाल हमेशा के लिए बंद हो गई। मालती अभी चाहती थी कि मनीष समीर को दुकान के काम से हटा दे, लेकिन मनीष को पता था कि समीर ने दुकान को किस तरह से संभाल रखा है और वह किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए उसने साफ साफ मालती को बोल दिया था कि बिजनेस के मामले में वह अपना दिमाग न लगाए और अब समीर को जो पैसे मनीष दुकान में काम करने के लिए देता था, वह पैसे मनीष लाकर रजनी के हाथ में रखता था, जिससे वह घर खर्च चलाती थी। मालती की सारी